हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसका पार्ट 1 हमने बहुत पहले देखा था, काफ़ी दिन पहले देखा था, जो कि भारत की सबसे लंबी संपर्क क्रांति है, केरला संपर्क क्रांति। और इसका पार्ट 2 देख रहे हैं, लेकिन इसके पार्ट 2 देखने में सबसे ख़ास वजह यह है कि संदीप भाई ने लिखा है कि केरला के बैक वाटर्स दिखाए जाएंगे। और मैंने जब से ये टाइटल पढ़ा है, उनका यह थंबनेल देखा है, तो मैंने जानबूझ के गूगल नहीं किया कि पता चले कि ये बैक वाटर्स जो हैं ये आखिर क्या चीज़ होते हैं और इसे क्या इस्तेलाह इसमें इस्तेमाल की जाती है। बाकी इसका पार्ट 1 देखा था और ये तकरीबन कोनकन में कहीं आसपास पहुंचे थे, काफ़ी दिन पहले देखा है, अब तो याद भी नहीं है। बाकी संदीप भाई का ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है वो देखने के लिए इस वीडियो को खास करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये है मेरी केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के जर्नी का सेकंड पार्ट, जहां फर्स्ट पार्ट में हमने यात्रा की थी नई दिल्ली से लेकर के रत्नागिरी तक, और आज रत्नागिरी से आगे यानी कि मैंगलोर, कोझिकोड, शोरानूर होते हुए हम पहुंचेंगे कोचीवली। और आज की जर्नी में कोकण की खूबसूरती के साथ साथ आज केरला के बैक वाटर्स भी देखने वाले हैं। मुझे खुद बैक वाटर्स के बारे में अच्छा खासा तजस्सुस है, जो मैंने जानबूझ के जानकर ख़त्म के नहीं आपको किया। हैरानी होगी कि पूरे कोकण रूट में करीब 2116 छोटे बड़े वायडक्ट्स हैं, और अभी हमारी ट्रेन जिस वायडक्ट को क्रॉस कर रही है ये है पूरे कोकण का सबसे ऊंचा वायडक्ट, यानी कि पनवल वायडक्ट, जिसकी ऊंचाई करीब 64 मीटर है और लंबाई 424 मीटर। और एक ज़माने में ये एशिया का सबसे ऊंचा वायडक्ट हुआ करता था, लेकिन अब नहीं। अब कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और 24 घंटों से लगातार जर्नी चल रही है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला होता हूँ और उस बीच नींद आ जाती है और फिर वो चीज़ मिस हो जाती है। 1 hour later. और जब अचानक से नींद खुलती है तो समझ में आता है कि कुछ चीज़ जो है वो मिस हो चुकी है, और थोड़ा सा अफसोस जो है वो होता है। मैं जस्ट बाहर आया और बाहर जो गर्मी फील हुई अभी ना, इतना रत्नागिरी में गर्मी जो है वो फील नहीं हुआ था। अब गर्मी क्या फील हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि चलो ये अर्चिडे रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर ट्रेन जो है वो रुक गई। यार बड़ा अच्छा स्टेप जो है वो बना हुआ है। कोई ट्रेन आ रही है मेरे ख्याल, कोई तो ट्रेन जो है वो आ रही है, इस कारण से हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोका गया है। ये देखो क्या खूबसूरत लग रहा है। ये गर्मी तो बहुत है, मतलब अब गर्मी जो है ना वो फील हो रही है कि गर्मी सच में यहाँ पे काफ़ी है। तो ये देखो कोई तो ट्रेन आई। कोनकन में ये तो कौन सी ट्रेन है वो रहता है इशू, क्रॉसिंग बहुत पड़ती है। करमाली लोकमान्य तिलक एसी एक्सप्रेस मुंबई से आ रही है। बहुत खूबसूरत रीजन है सारे। ये मानसून का वक्त होता ना, तो ये जो स्टेशन आप देख रहे हो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है मानसून के वक्त में। ये केरला गोवा की होगी वंदे भारत। और ये मेरे ख्याल से मडगांव मुंबई सेंट्रल वंदे भारत की कभी क्रॉस हुई। तो ये कनकावली रेलवे स्टेशन है। मुझे अच्छे से याद है, एक बार मैं जब मांडवी एक्सप्रेस में जर्नी कर रहा था तो यहाँ ट्रेन हमारी रुकी थी। और ये स्टेशन मुझे इसलिए याद है क्योंकि दिखाता हूँ आपको, मांडवी एक्सप्रेस यहाँ फूड से ना क्वीन। ये जो रोड के ऊपर ये स्टेशन जो है वो बना हुआ है, तो इसलिए मुझे ये अच्छे से याद था। कोई ट्रेन जो है वो क्रॉस होने वाली है, वो आ रही है बैक 4 के साथ। विस्टाडोम कोच के साथ। मुझे लगता है कि ये जन शताब्दी, हाँ बिल्कुल ये जन शताब्दी है, मडगांव CSMT। तो बिल्कुल जैसा उम्मीद था वैसे ही हुआ। इस ट्रेन के आती है हमारी ट्रेन को भी सिग्नल मिल चुका आगे बढ़ने का। सिंगल लाइन है इसलिए भाई ये चीज़ तो होती रहती है। और अगर मैं बात करूँ कोकण रेलवेज़ की, तो इसकी शुरुआत होती है रोहा स्टेशन से और ख़त्म होती है तोकूर रेलवे स्टेशन, जो कि मैंगलुरु के ठीक पहले का स्टेशन है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरे कोकण रूट की लंबाई करीब 756 किलोमीटर की है। 92 टनल्स और 2000 से ज़्यादा ये ब्रिजेस। थिविम रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन कुछ देर की रुकी थी। हालांकि यहाँ पे हॉल्ट नहीं था, लेकिन काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया। यहाँ से अगर बात करूँ मडगांव के डिस्टेंस की, तो अराउंड 45 किलोमीटर की है। और नॉर्मली ट्रेन जो है वो 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे का वक्त लेती हैं मडगांव पहुँचने में। गोवा पहुँच जाए, बेंगलोर को और सारे खित्ते को जोड़ दिया पूरे भारत से। कमाल का प्रोजेक्ट था।
और ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल शाम होते होते ही पहुँचेंगे हम मडगांव, और उससे पहले खूबसूरत सनसेट जो है वो देखने को मिल रहा है। फ़िलहाल अभी हम क्रॉस कर रहे हैं मांडवी रिवर को, और जल्दी ही जुआरी ब्रिज भी हम देखने वाले हैं। फ़िलहाल तो मांडवी नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। तो फिलहाल स्किप कर रहे हैं करमाली रेलवे स्टेशन को, जो कि गोवा के अंदर का एक और इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। करमाली तेजस जो है वो यहीं से निकलती है। और कोकन में ट्रेन जर्नी कर रहे हो, गोवा पहुंचने वाले हो, और अगर जुआरी ब्रिज की बात ना हो तो फिर वो जर्नी जो है वो अधूरी रह जाती है। जुआरी ब्रिज बहुत ही प्रचलित है और फिलहाल उसी जुआरी ब्रिज के ऊपर से हमारी ट्रेन गुजर रही है। क्या ज़बरदस्त नज़ारा है यार, केबल ब्रिज। फ़ोन कर में ये रो देखने को मिलती है ट्रेन में। और कोकन रेलवे में ये चीज़ बहुत कॉमन है, जहाँ पे इन ट्रक्स को इन फ्लैट बेड्स पे रख करके ट्रैवल करवाया जाता है, और ये चीज़ बहुत कॉमन है कोकन रेलवेज़ में। इसको रोरो सर्विस बोलते हैं यहाँ पे। तो सारे लोग जो हैं वो गोवा उतरने के लिए तैयार हो गए, और हम भी चलते हैं थोड़ा गेट पे। तो ऑलमोस्ट शाम के 7 बज चुके हैं और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है मडगांव रेलवे स्टेशन पे। और ये जर्नी का ये दूसरा शाम था, और थोड़ा ट्रेन लेट ज़रूर से हो गई। लाइक यहाँ 5 बजे पहुँचने का टाइम था, लेकिन पहुँच रहे करीब 7 बजे। दिन रहते गोवा पहुँच गए, और आपको सारा जो सनसेट है, आपको सारा जो वो रिवर है, मांडवी रिवर है, जुआरी ब्रिज है, वो सब आपको डे लाइट में देखने को मिल गया। बस ये अच्छा लगा। बाकी हाँ, गोवा आने के बाद यहाँ रुकने का किसका नहीं मन करता। मन तो बहुत करता है, लेकिन एंड टू एंड जर्नी जो है वो करनी है। गोवा तो वैसे ही बड़ा स्पेशल एक्सप्रेस ज़बरदस्त शहर है, रियासत है। बीचेस बड़े ज़बरदस्त हैं यहाँ के। करीब 1920 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने पूरी कर ली यहाँ पहुँचते। और हाँ, थोड़ा लेट ज़रूर से हो गए, लेकिन फाइनली पहुँच गए गोवा। और ट्रेन ऑलमोस्ट हाफ खाली हो गई थी, लेकिन हाँ, अब गोवा से टीवीसी जाने वाले लोग जो हैं, यानी कि त्रिवेंद्रम जाने वाले लोग जो हैं, वो भी इसमें आ चुके हैं। तो यहाँ से फिर से सीटें जो है भर जाएंगी। जो मेरी सीट थी ना, वो मैंने किसी से एक्सचेंज की थी, तो मैं A2 में आ गया था। उसके बाद से उनकी सीट सिर्फ गोवा तक की थी, तो हो सकता है कि शायद मुझे भी सीट जो है वो चेंज करनी पड़े यहाँ से। बाकी हाँ, मडगांव के बाद का जो रूट है वही बहुत खूबसूरत है, लेकिन हाँ, दिक्कत ये है कि अब यहाँ तो शाम ढल चुकी है, और आगे का रूट जो है, मतलब कारवार हुनावर ब्रिज जो है, वो सब आपको अब देखने को नहीं मिलने वाला है। मतलब रात के वक्त में गुजरने वाला है, और करीब रात के 11 बजे मैंगलोर पहुँचने का टाइम है, लेकिन ट्रेन 2 घंटे डिले चल रही है, तो हो सकता है कि मैंगलोर हम और लेट पहुँचें। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं बैग लेके कहाँ जा रहा हूँ, तो बैग इसलिए लिया क्योंकि बहुत भीड़ थी अंदर, और बैग में कुछ इंपॉर्टेंट सामान जो है वो होता है, गैजेट्स होते हैं, तो मैं बिल्कुल रिस्क जो है वो नहीं लेने जाता। मैं जा रहा हूँ कुछ पानी की बॉटल जो है वो लेने के लिए, क्योंकि अब हमारी ट्रेन जो है वो सीधा मैंगलोर रुकने वाली है, और मैंगलोर जो है वो करीब रात में 12 बजे आने वाला है। तो फाइनली करीब 30 मिनट के हॉल्ट के बाद अब फाइनल डिपार्चर जो है हो चुका है मडगांव रेलवे स्टेशन से। एक बात बोलूँ, मन तो बहुत हो रहा था कि यहाँ नीचे उतर जाऊँ, और उतरने के बाद फिर गोवा जो है वो एक्सप्लोर करूँ शाम के वक्त में, थोड़ा बीच पे जाऊँ, घूमूँ, स्कूटी रेंट करूँ, और ऐसे ही बस घूमूँ गोवा में। लेकिन फिर कोई नहीं, एंड टू एंड जर्नी है। कितने लोग तो ये व्लॉग देखने के बाद गोवा आने का प्लान करना शुरू कर देंगे, उनके अंदर भी ये कुलबुली हो जाएगी गोवा आने की। तो ये है ही बड़ा ज़बरदस्त सियाती मुकाम है। चलो चलते हैं फ़िलहाल अंदर, और अपने डिनर की तैयारी करते हैं। डिनर थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, और आज थोड़ा जल्दी सो जाऊँगा मैं, क्योंकि मैंगलुरु पहुँचने का तो टाइम करीब 11 बजे का है, पर ट्रेन पहुँची करीब 12:30 बजे तक, तो इतना जगूँगा नहीं मैं। तो आज थोड़ा जल्दी सोने का प्लान है। बाकी हाँ, कोई अच्छा स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो ज़रूर से बाहर निकलूँगा थोड़ा वॉकिंग के लिए, क्योंकि ट्रेन में बैठे बैठे तो बोर हो रहा हूँ अब तो। सफ़र बहुत लंबा है ना। 8 बज रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि अपना डिनर जो जल्दी से कर लेता हूँ। और ये ऑनलाइन मैंने मंगा लिया था, पनीर का पकौड़ा नहीं पनीर के पकौड़े नहीं, बल्कि पनीर की सब्ज़ी जो है वो मैंने मंगाई है। पनीर के पकौड़े तो थोड़े से इनके अजीब से थे, तो वो मैं नहीं खा सकता। बढ़िया, मतलब क्वांटिटी भी काफ़ी बढ़िया लग रही है मुझे ये।
तो ये जो ऑनलाइन अच्छा हो मिलता गया। भी अच्छा ही है। और बाकी रोटियां जो है वो मंगा ली थी मैंने। अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो इसके लिए मैंने पे किया है सिर्फ और सिर्फ 130 रुपये। और 130 रुपये के हिसाब से ये पनीर और 5 रोटियां जो है मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया हैं। अब लगे हाथों टेस्ट जो है वो कर लेता हूँ। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऑनलाइन एक्सपीरियंस अंतर जो अच्छा है ही ना, रहता है साफ देखने को ज़्यादातर। मिलता है ट्रेन के खाने में और बाहर के खाने में। ट्रेन वैसे भी 1.5 घंटे लेट चल रही थी, तो मैंगलोर शायद लेट पहुंची, इस कारण से मैं सोने चला गया। और जब सुबह नींद खुलती है तो हमारी ट्रेन पहुंच चुकी थी शोरानूर जंक्शन। ये अच्छा हुआ रात जल्दी जल्दी गुजार दी। वैसे यहाँ पहुँचने का सही वक्त था सुबह के 4:55, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की देरी से पहुँची है। फ़िलहाल सुबह के 6:30 बजे का वक्त हो रहा है और फ़िलहाल सुबह के वक्त में मौसम बहुत ही बढ़िया है और हल्की हल्की ठंडी हवाएं जो है वो चलती हैं। वैसे सूर्योदय भी बात करूँ कमाल का हो रहा शोरानूर है। जंक्शन की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकलती है पालक्कड़ और एक लाइन कोयम्बटूर की तरफ। बाकी हमारी ट्रेन यहाँ से सीधा एर्नाकुलम निकलने वाली है। मैंगलुरु MGR चेन्नई। तो फाइनली शायद ये कर्नाटका में फिर रहे जो होंगे है अभी वो भी। शोरानूर जंक्शन से हो रहा है और बहुत लेट हो गया यहाँ पे। मतलब काफ़ी देर से ट्रेन यहाँ पे रुकी थी, करीब 6:30 ट्रेन आ गई थी और अराउंड 7:30 पे हम निकल रहे हैं। तो बिल्कुल अराउंड 1 घंटे यहाँ पे ट्रेन रुकी रही। कारण पता नहीं क्या था, पर 1 घंटे ट्रेन यहाँ रुकी रही। और क्या खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सूर्योदय जो है वो देखने को मिल रहा है। ये डे 3 है आज हमारा इस ट्रेन में। संदीप भाई ने तो बिल्कुल लफ्ज़ सही बोला ना, जो प्रोनाउंस बिल्कुल ज़बरदस्त की है, जिस तरह हम उर्दू में कह सकते हैं तो आज का तुलुए दिन आफ्ताब। बिल्कुल नया दिन है। मतलब कोंकण रेलवेज़ को हमने पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल वो रात के वक्त में ही कोंकण रेलवे हमसे अलग हो गया था। बाकी आज का दिन हम पूरा केरला के बैक वाटर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। बैक वाटर्स का बताना है कि ये होता क्या है, मैंने जानबूझ के गूगल नहीं किया। मैंने कहा पहली बार ही संदीप भाई से सुनेंगे। ज़बरदस्त सनराइज है। हालांकि ये पार्ट 2 है, संपर्क क्रांति का पार्ट 1 भी देखा था, तो आज मैं कहा हमारी चलो जर्नी यार का डे इसको भी 3 मुकम्मल है। करें। और एक बात तो मैं कहना चाहूँगा इस ट्रेन के बारे में कि इस ट्रेन की साफ़ सफाई जो है ना वो टाइम टू टाइम होती रहती है। और इवन जो वॉशरूम है वो भी काफ़ी साफ़ सुथरे मुझे लगे, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये आप ग्रेडियंट देखो, बिल्कुल नीचे की तरफ ढलान जो है वो आप देख सकते हो। और इसीलिए ना मैंने देखा कि साउथ में ट्रेनों की रफ्तार जो है वो थोड़ी कमी होती है। ये आप ग्रेडियंट देखो, सच में देखो, आपको ऐसा लगेगा लिटरली जो ट्रैक्स है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं और सामने ट्रैक पे काम चल रहा है, जिस कारण से ट्रेन की रफ्तार जो है वो थोड़ी स्लो हो चुकी है। और ये मेरे ख्याल से कासरगोड वंदे भारत है, जो कि बिल्कुल क्रॉल करते हुए आगे आ रही है। ट्रैक पे कुछ काम चल रहा है जिस कारण से इतनी स्लो रफ्तार में ये क्रॉस हो रही है अभी। और ये जो ग्रेडियंट है ना, यही मेन कारण है कि साउथ में जो ट्रेनों की रफ्तार है वो उतनी नहीं होती जितनी नॉर्थ में आप देखते हो कि 160 किलोमीटर पर आवर की होती है। यहाँ भी हो सकती है, लेकिन ट्रैक्स में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। अभी हमारी ट्रेन जो है बिल्कुल कोची एयरपोर्ट के बिल्कुल पैरेलल में निकलने वाली है, बिल्कुल बगल से निकलने वाली है। और अगर कोई फ़्लाइट का टेक ऑफ देखने को मिल गया, फिर लैंडिंग भी देखने को मिल गई तो बड़ा अच्छा होगा, पर बहुत रेयर होता है ऐसा कुछ। कोची तो सबसे बड़ा शहर है इसका, केरला का, या शायद कैपिटल भी यही नहीं, कैपिटल तो त्रिवेंद्रम है। ये भी एक बड़ा शहर और ये नज़ारा तो बड़ा ये जो इंडिगो शानदार की है फ़्लाइट यार। है ये तो हैदराबाद वाली है, और सामने एक और जो फ़्लाइट आप देख रहे हो वो विस्तारा की है और वो दिल्ली की तरफ जाने वाली है। तो ये दोनों फ़्लाइटें जो है वो अभी डिपार्चर लेंगी, अभी उड़ान भरेंगी, लेकिन काश थोड़ा और डिले होकर चलती तो बिल्कुल इनका डिपार्चर मिल जाता। तो हमारी ट्रेन पहुँचने वाली है ज़बरदस्त नज़ारा है। पर उससे पहले जो पेरियार नदी है ना वो क्रॉस होती है। बड़ी ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत नदी है, तो पहले वो देख लेते हैं और एर्नाकुलम बस पहुँचने वाले हैं। तो ये रही पेरियार नदी और क्या खूबसूरत मौसम जो है वो रखा है। केरला को तो वैसे ही गॉड लैंड कहते हैं। तो खुदा ये की है धरती। पेरियार नदी, जो कि केरला की सबसे बड़ी नदी है और सबसे इम्पोर्टेंट नदी भी है।
क्या नज़ारा है यार। तिरुनेलवेली पालक्कड़ 16791। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने ध्यान दी है कि साउथ में आने के बाद ना कितनी भी महान ट्रेन क्यों ना हो, कितनी भी प्रीमियम ट्रेन क्यों ना हो, साउथ में आने के बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल वही सेम इज़्ज़त जो है वही मिलती है सारी ट्रेनों को। जब मैं एर्नाकुलम दुरंतो में सफ़र कर रहा था तो मतलब साउथ में आने से पहले उसकी क्या इज़्ज़त थी गाड़ी की, मतलब क्या ट्रेन भागती थी, ओवरटेक करती थी। लेकिन साउथ में आने के बाद ट्रेन इतना ज़्यादा रुकी और बिल्कुल क्रॉल करते हुए चल रही है, और जहाँ पे हॉल्ट नहीं है वहाँ भी ट्रेन रुक जा रही है। बिल्कुल ऐसी कहानी हमारी ट्रेन का भी है, ऐसे बिल्कुल रुकते रुकते आ रही है। और अब तो 1.5 घंटे जो है वो ट्रेन लेट हो गई है, तो पता नहीं अब आगे कैसे कवर अप होगा, कैसे ऑन टाइम पहुँचेंगे हम त्रिवेंद्रम, वो तो देखने वाली बात होगी। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि मैंगलोर बिफोर टाइम ट्रेन पहुँची थी, मडगांव से 1.5 घंटा लेट खुली, मैंगलोर ऑन टाइम पहुँची, बिफोर टाइम पहुँची जबकि, और फिर शोरानूर आते आते ट्रेन जो है वो वापस से 1.5 घंटे लेट हो गई। तो पता नहीं क्या चल रहा है ट्रेन के साथ, पर हाँ बहुत ज़्यादा रुक रही है ट्रेन। साउथ में वैसे तो काफ़ी कुछ सही रहता है, पर ट्रेनों के हवाले से संदीप भाई थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम विशाखापट्टनम कोल्लम एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाले हैं। विशाखापट्टनम कोल्लम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इतने सारे जो एल्को लोकोमोटिव्स है वो यहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, कुछ तो बिल्कुल बेकार से पड़े हुए हैं, बहुत दिनों से ऐसे ही पड़े होंगे, और अब इनका काम भी बहुत कम हो गया है। इस कारण से अब सभी एल्को लोकोमोटिव्स का हाल जो है वो कुछ ऐसे ही होने वाला है। यहाँ भी कुछ डीजल लोकोमोटिव जो है एल्को, और ठीक उसके पीछे EMD अपनी रिटायरमेंट बता रहे हैं। लग रहा है। चलिए फाइनली अपना अराइवल हो चुका है एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और सामने खड़ी है एर्नाकुलम टाटा नगर, लेकिन मेरे ख्याल से ये अभी पहुंची होगी यहाँ पे। और इधर टाटा नगर, जमशेदपुर, राप्ती सागर के रेक्स जो है वो खड़े हैं। मेरे ख्याल से कुछ देर पहले इसका भी अराइवल हुआ होगा। तो फाइनली पहुँच चुके हैं एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन, और करीब करीब ना 2650 किलोमीटर की जर्नी जो हमने पूरी कर ली है। डे 3 हमारा चल रहा है ये। तो बात करें एर्नाकुलम जंक्शन की, तो जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से देखो 2 लाइन निकलती है, लेकिन हाँ दोनों लाइन जो है वो एक ही जगह पहुँचती है। एक लाइन जैसे हमारी ट्रेन जाने वाली है, मतलब एलेपुजा होते हुए कायाकुलम, तो ये लाइन जो है ना बिल्कुल कोस्टल लाइन होने वाली है, मतलब एकदम समंदर के बिल्कुल पैरेलल से हम निकलने वाले हैं, बिल्कुल करीब से निकलने वाले हैं। और एक लाइन जो है वो थोड़ा सा घूम करके आती है, मतलब वो कोटायम होते हुए पहुँचती है कायाकुलम। तो ये दोनों डिफरेंस है इस दोनों लाइनों में। बाकी हाँ, यहाँ से एक लाइन जो है वो कोचिन हार्बर पोर्ट की तरफ निकलती है, और एक लाइन एर्नाकुलम टाउन की तरफ। तो हाँ, ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए एर्नाकुलम जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। मैंने सोचा था कि यहाँ पे कुछ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट जो है वो करूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि सिर्फ स्नैक्स जो है वो यहाँ पे मिलेंगे, और कोई यहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसा फूड कोर्ट जो है इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है, तो वो तो नहीं हो पाएगा। चलो फाइनली साउथ के स्टेशन अपने खाने की वजह से ही मशहूर हैं। 10 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी थी, पर वो 10 मिनट में कुछ यूटिलाइज़ कर नहीं पाए क्योंकि मुझे कुछ खाने को यहाँ पे मिला नहीं। और एर्नाकुलम से डिपार्चर के बाद भी आपको बहुत सारे बैक वाटर्स जो है वो देखने को मिलने वाले हैं, और कहीं कहीं तो हमारी ट्रेन बिल्कुल समंदर के बिल्कुल किनारे चलने वाली है, तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिलने वाली है। और ये इतना विशाल ब्रिज जो आप देख रहे हो ना, ये किसी नदी के ऊपर नहीं है, ये मेरे ख्याल से लेक है, और लेक का नाम भी मेरे ख्याल से कैथापुआ कुछ करके नाम है। और आप देखो बिल्कुल लेक के ऊपर से हमारी ट्रेन चल रही है, और लेक के ऊपर ब्रिज जो है वो बनाया गया है। वो ये तो वो उस तरह की पहनी, जिस तरह ये वियतनाम थाईलैंड वाली साइड पे लोगों ने पहनी होती हैं टोपियाँ, वो तो उनकी रवायती हैं। नज़ारा शानदार है यार, झील गई, बड़े ज़बरदस्त पुल बने, लेकिन बैक वाटर की अभी तक नहीं
वजाहत हुई। चलो एक चीज़ मैं मानता हूँ कि रेलवे में बहुत कटौती जो है वो की जाती है और बिल्कुल मार्जिन नहीं मिलता जो लोग वेंडर्स को लोग बेचते हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि कम से कम ठीक है, पैसे आप लो, एक्स्ट्रा पैसे लो, लेकिन सामान जो है वो अच्छा दो। अब जैसे ये कॉफ़ी जो है ये मैं कल पी रहा था, तो मुझे कॉफ़ी जो है फीकी लगी थी। अब मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, लेकिन एक बार हुआ था मेरे साथ कि ये जो इंस्टेंट कॉफ़ी जो आता है ना प्रीमिक्स वाला, तो क्या करते हैं ना कि ये लोग पूरा नहीं डालते, हाफ ही डालते हैं और फिर रख लेते हैं। अब ये देखो इस कॉफ़ी में इतना सब कुछ इतना बचा हुआ है, इतना ज़्यादा जो है वो बचा हुआ है, और ये सब पैकेट जो है वो ऐसे ही रख लेते हैं ताकि बचत जो है वो हो पाए। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा बचत जो है वो की जाती है कुछ पैसे बचाने के लिए। ये एक से दो कप बना लेते हैं जो वो। है बिल्कुल बीच के बिल्कुल किनारे चल रही है, आप मैप में देख सकते हो। लेकिन हाँ, इतने सारे पेड़, इतने सारे आपको घर देखने को मिलेंगे, जिस कारण से बीच जो है वो आपको दिख नहीं पा रहा होगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल बीच के करीब से हम गुजर रहे हैं। क्या बात है यार, खूबसूरती कितनी है। और कहीं तो छोटा सा स्ट्रेच आता है जहाँ से हल्का फुल्का बीच जो है वो दिखता है। अब उस स्ट्रेच का मैं वेट कर रहा हूँ कि बस जल्दी से वो दिख जाए। चलो ट्रेन तो स्लो हो गई, पर बीच जो है वो दिख नहीं पाया मुझे। और अब थोड़ा यहाँ से टर्न जो है वो हम ले लेंगे। तो आपको बीच दिखाने के चक्कर में थोड़ा सीट पे आके बैठ गया था मैं, और आँख जो है वो लग गई थी। और फिलहाल अराइवल जो है वो कायाकुलम में हो रहा है। ವಿತತ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳು ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡದೆയുള്ള ಲೀಡ್ಲೆಸ್ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಹೃದಯ चलो फाइनली ये मलयालम लैंग्वेज थी। मात्र 2 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी। केरला की और जो ये तो मैं लैंग्वेज है। बताना ही भूल गया कि कायाकुलम जो है वो जंक्शन क्यों है। देखो जंक्शन इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलेगी एर्नाकुलम की तरफ, और एक लाइन इधर हम जाने वाले यानी कोलम की तरफ। तो देखो 2 लाइनें थी, तो बिल्कुल हम कोस्टल होकर के आए थे, और जो लाइन वाया कोटायम होकर आती है ना वो यहाँ पे आके मिलती है। तो इसीलिए कायाकुलम जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बस यहाँ से अब जो रूट है बिल्कुल कॉमन रूट है, बिल्कुल नॉर्मल रूट है। अब यहाँ से हमारी ट्रेन सीधा पहुँचेगी कोलम जंक्शन, और फिर कोलम जंक्शन से 40 किलोमीटर बाद हमारा फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि कोच्चिवली जो है वो आ जाएगा। तो बस जर्नी के मात्र कुछ 1.5 घंटे 2 घंटे जो है वो बचे हुए हैं। हालांकि ट्रेन जो है वो 2 घंटे लेट चल रही है, बिल्कुल 2 घंटे लेट चल रही है। तो अब देखते हैं कि कोच्चिवली जो है वो हम कब पहुंचते हैं। 80 किलोमीटर का सफ़र जो है वो बचा हुआ है। अब ये 80 किलोमीटर का सफ़र हमारी ट्रेन कितने घंटे में कवर करती है ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल तो कायाकुलम जंक्शन से अपना डिपार्चर हो चुका है। और ये मेरे ख्याल से कोच्चिवली इंदौर क्रॉस हो रही है। अच्छी खासी लंबी संपर्क क्रांति है केरला की। क्या कर्व है। फाइनली अपना अराइवल जो है वो हो रहा है कोलम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और यहीं वो ट्रेन खड़ी होती है, इसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है। इसको सेंगुट्टे की तरफ जाना होता है, और यहाँ प्रॉपर बैरिकेडिंग जो है वो लगी है। और अगर बात करूँ कोलम की, तो ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से वही एक लाइन जो है सेंगुट्टे वाली वो निकलती है। और क्या खूबसूरत रेल मार्ग है वो, बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत रेल मार्ग है वो। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, तो मैं तो ज़रूर से आपको बोलूँगा कि ऊपर आई बटन पे क्लिक करो और वो वाली वीडियो जो है वो देखो। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रूर से देखो, बहुत आपको मज़ा आने वाला है। और थोड़ा मेरी शक्ल पे आप लोग ध्यान मत दो, क्योंकि शक्ल वैसी ख़राब हो रखी है क्योंकि बहुत देर से जर्नी कर रहा हूँ। कपड़े जो है बिल्कुल गंदे हो रखे हैं, कपड़े मैंने चेंज भी नहीं किए, क्योंकि जैसे है वैसे ही मुझे पहुँचना है त्रिवेंद्रम। और बस सेकेंड लास्ट स्टेशन है ये, इसके बाद से आखिरी स्टेशन होने वाला है अपना वही कोच्चिवली, और फाइनली अपना सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी है कि चलो इतनी लंबी जर्नी जो है, इतनी लंबी संपर्क क्रांति में जर्नी जो है वो अब ख़त्म होने वाली है। और बहुत ज़रूरत भी है कि अब थोड़ा रेस्ट जो है वो प्रॉपर किया जाए इस लंबी जर्नी के बाद। अच्छा, खाने पीने की यहाँ दिक्कत नहीं है, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। 3000 किलोमीटर है, और खाना चाहो तो मिल जाएगा आपको। घंटे भी कोई तकरीबन 60 के आसपास लग जाएंगे पहुँचते पहुँचते।
तो फिर बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, और अगर काम भी कुछ करने को ना हो तो फिर आराम करने का मन करता है। तो फिर मैं भी आराम करने चला जाता हूँ और देखता हूँ कि अपनी नींद जो है वो कहाँ खुलती। 1 hour later. कैमरा यहीं पड़ा रह गया 1 घंटा। बाहर इतनी गर्मी है और ह्यूमिडिटी है, इस कारण से गेट पे जाने का मन तो नहीं करा, लेकिन हाँ अभी कुछ ऐसा सेक्शन देखने को मिलने वाला है जहाँ बिल्कुल समंदर जो है ना बिल्कुल करीब से देखने को मिलेगा। तो उसके लिए बाहर जो है वो तो चलना ही पड़ेगा। वाह, ये समंदर किनारा है, क्या नज़ारा है यार। ये है आस्था स्पेशल ट्रेन तिरुवनंतपुरम दर्शन नगर। और फिलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं वर्कला शिवगिरी स्टेशन को। और वर्कला बहुत ही प्रचलित है, मतलब यहाँ पे टूरिज़्म धीरे धीरे बढ़ रहा है। और वर्कला बीच के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो ज़रूर से आप जाकर के गूगल पे सर्च करो, देखो, और आपका यहाँ पे ज़रूर से घूमने का मन करेगा। बहुत ही खूबसूरत बीचेस है यहाँ पे। अकेले काटा है इतना बड़ा लंबा सफ़र। हम सफ़र के डब्बे लगे सफ़र हुए। जो है वो ख़त्म होने वाला है, पहुंचने वाले हैं अपने गंतव्य पे। और गर्मी जो है वो तो बढ़िया से फील हो रही है अब तो। वैली कायल, और ये आखिरी बैक वाटर के दर्शन कर लो आप अराइवल से पहले। बैक वाटर कहीं ऐसा ही तो नहीं जो खूबसूरत। समुंदर का हिस्सा हो लेकिन थोड़ा सा God's own कटा हुआ हो। country। गॉड्स ऑन कंट्री, ठीक है, गॉड्स ऑन लैंड नहीं कंट्री। बड़ी ज़बरदस्त तो रियासत फिलहाल है अभी बिल्कुल मिक्स्ड केरला। इमोशंस है मेरे अंदर की जर्नी ये ख़त्म हो रही है। चलो खुशी भी है, लेकिन ये जर्नी ख़त्म हो रही है और इतनी लंबी जर्नी जो है वो ख़त्म होने वाली है। और इस ट्रेन को मैं अब अलविदा कहने वाला हूँ, तो थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। तो बिल्कुल मिक्स्ड इमोशन अभी फ़िलहाल मेरे हैं। इतना वक्त गुजारा है तो अपने घर जैसा लगना शुरू हो जाते हैं। इतनी देर बंदा किसी के घर मेहमान चला जाए तो वो नक्को नक हो जाता है। ये तो फिर बेचारी ट्रेन है। तो फाइनली अपनी जर्नी जो है वो यहाँ पे होती है ख़त्म। और क्या जर्नी थी ये, अगर मैं बोलूँ बहुत ही मिक्स टाइप की फीलिंग थी मेरी। मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा आया जब ट्रेन बिल्कुल ओवरटेक पे ओवरटेक कर रही थी। क्या रफ्तार में ट्रेन चल रही थी, 130 की रफ्तार में चल रही थी। लेकिन जैसे ही हमारी ट्रेन जो है वो मुंबई से आगे निकली, मतलब मुंबई से आगे जब हमारी ट्रेन गोवा से आगे निकली, उसके बाद से सुस्ती जो है वो ट्रेन में आ गई और ट्रेन काफ़ी रुकते 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 यहाँ पहुँची है। अब अगर बात करूँ यहाँ पहुँचने के सही वक्त की, तो वो था दोपहर के 12:25 का। पर ट्रेन यहाँ का ये करीब 1 घंटे की देरी से, यानी कि 1:35 पे। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे की देरी से पहुँची यहाँ पे। और अगर बात करूँ मैं डिस्टेंस की, तो हमने, यानी कि मैंने, ट्रेन ने तो करीब 3088 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी की है। लेकिन मैंने अपनी बोर्डिंग जो है वो नई दिल्ली से की थी, इसलिए 240 किलोमीटर जो है वो हम हटा देंगे, तो वो होता है 2800 किलोमीटर समथिंग। तो इतने किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने अराउंड अगर बात करें तो 48.5 घंटे में पूरा की है। तो इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 49 घंटे भी हो जाएंगे।
तो इतनी लंबी जर्नी इस संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में करने के बाद से अब प्रॉपर रेस्ट करने का मन कर रहा है। बाकी हाँ, ये रही जर्नी मेरी। आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। संपर्क क्रांति को बहुत प्रायोरिटी मिलती है हमारी इंडियन रेलवेज़ में, और इस ट्रेन को भी काफ़ी प्रायोरिटी मिली मडगांव के पहले, लेकिन उसके बाद फिर ये बिल्कुल सुस्ती से आराम से चलती हुई आई है। तो चलो, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। संदीप भाई के साथ केरला संपर्क क्रांति, जो कि भारत की सबसे लंबी संपर्क क्रांति है, उसकी ट्रेन जर्नी देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसका पार्ट 2 इतनी देर बाद देखा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि पार्ट 1 के साथ ही देख लिया, क्योंकि बीच में अच्छे खासे दिनों का गैप आ गया। और वीडियो देखने की खास वजह भी यही थी कि मैं ये जानना चाहता था कि बैक वाटर्स क्या होते हैं, लेकिन शुमिए किस्मत के मुझे ये वीडियो देखने के बाद भी पता नहीं चला कि बैक वाटर्स क्या होते हैं। तो इसके लिए मुझे ख़ास तौर पर गूगल करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस सफ़र की बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी संपर्क क्रांति, संदीप भाई नई दिल्ली से बैठे थे और इधर कोचीवेली तक इसका जो फासला है वो 3000 किलोमीटर के आसपास था। और वो कह रहे थे कि मैं 250 किलोमीटर बाद में बैठा हूँ। मुझे याद पड़ता है कि शायद इन्होंने चंडीगढ़ से आने वाली संपर्क क्रांति इसको बताया था। और कुल मिला के ये तकरीबन 3080 किलोमीटर का फासला तय करती है। और संदीप भाई को 250 किलोमीटर निकाल दे तो 49 घंटे लगे, और अगर वो भी शामिल कर लें तो कोई तकरीबन 51-52 घंटे के आसपास का टाइम बनता है, जिसमें 2 रातें और 3 दिन का बड़ा वक्त आ गया। संदीप भाई ने सफ़र का आगाज़ किया रत्नागिरी, जो कि अपने हापूस मैंगो के लिए फेमस है, जो कि एक नायाब और ज़बरदस्त किस्म के आम है। कोंकण का एक ज़बरदस्त डिस्ट्रिक्ट है और ख़ूबसूरती में अपनी बेमिसाल है। और कुछ दिन पहले इसके रत्नागिरी के आसपास जो शानदार बीचेज़ हैं उनको देखा था और देख के बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा था। महाराष्ट्र का एक छोटा सा पुरसुकून सा डिस्ट्रिक्ट है और बड़ी ही ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर है। और जब गोवा जाएँ तो रास्ते में ये भी आता है। आगे ये फिर गोवा की तरफ ही बढ़े और फिर मडगांव जैसे बड़े शहर में रुके, जो गोवा के लिहाज से बड़ा सा शहर है। और उसके बाद इन्होंने कोंकण के ऊपर ही अपना सफ़र जारी रखा। फिर ये मंगलुरु पहुँचे और उसके बाद ये फिर केरला में दाखिल हो गए। केरला में ये कोस्टल लाइन के बिल्कुल साथ साथ चलते रहे। और संदीप भाई कह रहे थे कि कुछ एक जगह तो ऐसी आती है जब बिल्कुल समुंदर दिखाई देता है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर घर और दरख्तों की रुकावट की वजह से समुंदर जो है, समुंदर का किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जो है वो फीलिंग बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही थी। हाँ, मौसम कुछ गर्म था, जिसकी वजह से जो है वो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। अगर मानसून होता तो फिर ये हर तरफ ही हरियाली होनी थी और हर तरफ खूबसूरती बेमिसाल होनी थी और मौसम भी शानदार होना था। लेकिन फिर शायद ट्रेन में रुकावट आ जाती, और क्योंकि जब भी कोंकण से गुजरते हैं, जो कि सारा ही पहाड़ी इलाका है, तो शदीद बारिश की वजह से बाज़ दफ़ा इसमें मसाइल देखने को मिलते हैं, कोई लैंडस्लाइडिंग का भी इशू हो जाता है। तो ये जो 750 किलोमीटर की कोंकण लाइन है, ये खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। 3 रियासतों के अंदर से गुजरती है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। और इस एक कोंकण लाइन ने पूरे भारत को इस खित्ते के साथ जोड़ दिया और लोगों के लिए अच्छी खासी आसानी पैदा कर दी है। कभी मुंबई से गोवा के जाने के लिए पूरा एक दिन लग जाता था, और अब जो है वो 7 से 8 घंटों में सफ़र तय हो जाता है। और भारत की पहली तेजस एक्सप्रेस है जो वो भी मुंबई से गोवा के बीच ही चली थी। लेकिन अब जो है वो फासले सिमट आए हैं। और मैं ये बेसिकली इसके बनाने का मकसद है मुंबई को मैंगलोर से जोड़ना था, और अब जो है इसमें अच्छी खासी आसानी हो चुकी है। 2000 से ज़्यादा ब्रिजेज़ हैं, 92 टनल्स हैं, और सारा ही रास्ता खूबसूरती में बेमिसाल है। लेकिन ये खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है अगर मानसून होता तो। बाकी संदीप भाई अकेले थे तन्हाई में, उन्होंने तकरीबन 48-49 घंटे का लंबा वक्त काटा, और उनके जो जज्बात हैं वो बड़े मिक्स थे। यानी एक तरफ तो उन्हें खुशी थी कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें थोड़ा दुख हो रहा था कि एक ट्रेन जिसमें तकरीबन हमने 2 दिन से भी ज़्यादा बिताए हों, उसे सफ़र को ख़त्म करना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन यही ज़िंदगी है, जब मंजिल आए तो फिर उतरना ही पड़ता है। और ये जो शानदार ट्रेनें हैं, ये मंजिलों को मिलाने के लिए बनाई हुई हैं और लोगों को एक दूसरे के पास लाने के लिए बनाई गई हैं। और हिंदुस्तान में तो ये सिर्फ़ एक ईजाद नहीं है, हिंदुस्तान में ये एक कल्चर है। हिंदुस्तान में ये मोहब्बत बांटने का, मिलने मिलाने का, एक दूसरे के करीब आने का एक ऐसा ज़रिया था जिसने हिंदुस्तान की तारीख़ ही बदल के रख दी। और लोग अपने प्यारों से जो है वो मिलने के, जाने के लिए ख़ास तौर पर ट्रेनों का इस्तेमाल करने लगे। और अगर ऐसी ट्रेनें जिन्होंने फ़ासला 2 दिन से कम करके चंद घंटे पर ला दिया हो, तो फिर उससे जो है वो मेहरबानी को कोई भी नहीं भूल सकता, जिसे कोंकण रेलवेज़ कहते हैं। और 1998 से ये ऑपरेशनल हुई थी, और उसके बाद जो है वो इसने लोगों के लिए अच्छी खासी आसानी पैदा कर दी। कुछ वक्त पहले वीडियो देखी थी जब इसे कहा गया था डबल करेंगे, लेकिन जो है इसे डबल करना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो सारा ट्रैक है वो सब का सभी सिंगल है और आसपास कहीं जगह भी नहीं है, तो बहुत मुश्किल है इसको डबल करना। इसकी वजह से एक थोड़ी सी परेशानी सिंगल लाइन की वजह से ये देखने को मिलती है कि इसमें क्रॉस बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और स्टेशनों के ऊपर स्टे बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जो है वो
ट्रेनों का क्रॉस होना होता है और फिर वो किसी स्टेशन पे रोक लिया जाता है ताकि जो है वो 2 ट्रेनें आमने सामने ना आ जाएँ। तो इस वजह से जो वक्त है वो अच्छा खासा लग जाता है, लेकिन ये लगने के बावजूद भी उस वक्त से बहुत कम है जब बिल्कुल भी ये रेलवेज़ नहीं हुआ करती थी। बाकी संदीप भाई कह रहे हैं संपर्क क्रांति प्योरिटी वाली ट्रेन है, गोवा तक तो शानदार आई है, उड़ती उड़ाती आई है, टेक ओवर करती आई है, क्रॉस करती आई है, लेकिन यूँ ही गोवा क्रॉस किया तो फिर जनाब अली ये कर्नाटका में और केरला में स्लो चली है, जिसकी वजह से संदीप भाई का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा ख़राब ज़रूर हुआ। लेकिन वो कह रहे थे कि जो ही आप गोवा क्रॉस करते हो साउथ में आते हो तो ट्रेनों को ये मसाइल देखने पड़ते हैं। और उसकी खुद ही एक बात वो बता रहे थे कि जो ग्रेडियंट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, जिसकी वजह से ट्रेनें नॉर्थ के मुकाबले में यहाँ पर थोड़ी सी स्लो चलती हैं। बाकी ठीक है जी, संदीप भाई के साथ केरला संपर्क क्रांति पार्ट 2 देख के अच्छा लगा, लेकिन जो देखने बैठे थे कि बैक वाटर्स क्या होते हैं वो नहीं पता चल सका। आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।